स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सीएम धामी पहुंचे। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वहीं हिल की बात पर युवाओं से किया संवाद। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने आईटीबीपी अधिकारियों से की मुलाकात। विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के स्तर पर होने वाली कार्रवाई में शीघ्रता का दिया आश्वासन। मसूरी देहरादून मार्ग पर हो रहा पुरानी बसों का संचालन, बीच रास्ते होती है खराब, यात्रियों के जीवन से खिलवाड़। पिछले दिनों हुए बस हादसे में गई थी 2 लोगों की मौत। चारधाम यात्रा की तैयारियां, स्वास्थ्य सचिव ने बद्रीनाथ तक जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का किया निरीक्षण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए निर्देश। बड़गांव में मां भगवती का प्राचीन मंदिर, ससुराल से 3 दिन के लिए मायके आई माता, भक्त सेवा पूजा कर ले रहे आशीर्वाद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह आज हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से आयोजित सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्रीय एकता शिविर कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने यहां आए लोगों को संबोधित भी किया। अनेकों विघटन करने वाली शक्तियां लगातार तोड़ने का काम करती है, लगातार कुचक्र करने का काम करती है। वहीं आदमी महाराज जी अपने भाव से, अपनी वाणी से, अपने संदेश से, अपने दिव्य वचनों से सभी को जोड़ने का काम करते हैं, एक सूत्र में जोड़ने का काम करते हैं। भाई बहनों, आज इसके बारे में आदरणीय महाराज जी ने बहुत विस्तार से कहा कि देश, हमारे देश का नाम आज पूरी दुनिया के अंदर नए रूप में गढ़ा जा रहा है, नए रूप में माना जा रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने पुजारी भरत गिरी महाराज का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सीएम धामी ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। भगवान टपकेश्वर हमारे देवादी देव हैं और उनकी कृपा से हमारी चारधाम यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, यात्रा आसान हो, सरल हो, सभी लोगों के लिए सुगम हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। राज्य पर भी भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे और आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि अगले 10 साल उत्तराखंड के प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे। भगवान से प्रार्थना की भगवान अपनी कृपा। देहरादून में आईटीबीपी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई कार्यकलापों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी, जिसके बाद सीएम धामी ने आईटीबीपी के कार्यों की सराहना की और उनसे संबंधित कई विषयों पर राज्य सरकार के स्तर पर होने वाली कार्रवाई में शीघ्रता का आश्वासन दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने शहीद टीकम सिंह नेगी की पत्नी को सेवायोजित किए जाने के मामले में कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। देहरादून में हिल की बात युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सीएम पुष्कर धामी ने शिरकत की है। देहरादून के कनक चौक पर लगभग 50 लाख की लागत से एमडीडीए ने बनाई प्रतिमा और स्मारक स्थल। प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है ना? सभी जानते हैं। प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए और एक मछुआरे के घर में पैदा हुए हो। उनके पिता मछुआरे थे और मछुआरे के घर में पैदा होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में परिश्रम किया और संकल्प लिया कि नहीं, मुझे
अपने देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ करके दिखाना है। कुछ बनना नहीं है, देखिए बनने के लिए नहीं करना है, जो भी करना है कुछ करके दिखाने के लिए करना है। तो उन्होंने संकल्प लिया और वो क्या देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। हम सब जानते हैं कि देश के बड़े वैज्ञानिक बने, उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। देहरादून में देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की स्मृति मूर्ति का अनावरण हुआ। सीएम पुष्कर धामी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पहले सीडीएस और हम सबके गौरव, भारत माता के सपूत जनरल बिपिन रावत जी के इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, फिर भी आज उनकी प्रतिमा की हो रहे अनावरण द्वारा हम जनरल साहब को अपनी श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही सकते हैं। कहीं न कहीं उनका स्मरण और कहीं न कहीं इस प्रकार का विश्वास और उनकी प्रतिमा लगाया जाना निश्चित रूप से आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वह उनको अपने स्मरण में रखेगी, उनको याद करेगी कि जनरल साहब ने किस बहादुरी से सेना के अंदर काम किया। एक बड़ा इतिहास और एक बड़ा रास्ता आने वाले नौजवानों के लिए, देश की वीरता और देश के शौर्य को जो उन्होंने अपने कामों से हम सब के लिए प्रेरणा के रूप में छोड़ा। उत्तराखंड में निवेश के लिए यूरोप में होगा रोड शो। वहीं आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या नामित मंत्री करेंगे रोड शो का नेतृत्व। सिंगापुर, दुबई के रोड शो फाइनल, बेंगलुरु, इंदौर, दिल्ली, मुंबई समेत देश के बड़े शहरों में रोड शो की कार्य योजना तय की गई है। रोड शो की कार्य योजना मैकेंजी ग्लोबल और KPMG की टीम तैयार कर रही है। अक्टूबर या नवंबर में निवेशक सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। आयोजन के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी तैयार की जाएगी। 50,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अभी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। करण माहरा ने बताया कि जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हरिद्वार का कड़वा अनुभव रहा है, उसको देखते हुए रणनीति इख्तियार की जा रही है। पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और वो सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम बूथ लेवल पर भी काम कर रहे हैं और अन्य किस्म की तैयारियां भी हैं। पंचायत चुनाव का जो अनुभव, कड़वा अनुभव मैं कहूँगा हरिद्वार क्षेत्र का रहा, जिस तरीके से रिजल्ट्स बनाने में दिक्कत आई, जिस तरीके से रात को 8 बजे अचानक काउंटिंग रोक दी गई, सुबह परिणाम कुछ दूसरे ही थे, उन सब चीज़ों से सबक लेकर हम अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं कि प्रशासन या कोई भी व्यक्ति दबाव में गलत काम न करे, निष्पक्ष चुनाव हो, और उसकी तैयारी के लिए हम लोग कमर कस कर तैयार हो गए। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की आपसी कलह को देखते हुए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो 3 दिन के दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनकी पार्टी भी उसका कोई संज्ञान नहीं लेती। देखिए, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़कों पर चिंगाड़े मारकर दिख रहा है और वो एक दूसरे के खिलाफ उनके नेता बयान दे रहे हैं और उनकी पार्टी कोई संज्ञान नहीं लेती है, ना ही उस पर कोई निर्णय लेती है। अब जाकर उनके पर्यवेक्षक आ रहे हैं और वो पर्यवेक्षक भी आकर क्या डैमेज कंट्रोल करेंगे। जो पार्टी डैमेज हो चुकी है अब उसका कंट्रोल क्या होना है। यहाँ वहाँ डैमेज हो जाता है, उसके बाद महीनों लग जाते हैं उसको कंट्रोल करने में। इसलिए कांग्रेस में जो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इतना मुखर है कि वहाँ किसी के नेतृत्व मानने के लिए कांग्रेस के नेता तैयार नहीं है। फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को कहते हैं और मीडिया में सरेआम एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए काम कर रहे हैं।
22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इसे लेकर आईजी गढ़वाल ने कहा कि इस बार हमने चारधाम मुख्य मार्गों सहित मंदिर परिसर की चौकसी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। इसके साथ ही चारधाम मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस चौकियां भी बनाई जा रही है। आईजी गढ़वाल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि चारधाम यात्रा में किसी तरह का व्यवधान ना हो। इसके लिए पुलिस विभाग ने पर्यटन पुलिस की तैनाती का भी निर्णय लिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। बने रहें जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर चमोली के प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ में स्वास्थ्य सचिव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल रिलीफ पॉइंट का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्वास्थ्य उपाय और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने हेमकुंड साहिब के पड़ाव में पड़ने वाले पांडुकेश्वर और गोविंद घाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को देश के अंदर सूफी संतों के सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई है। वो तमाम सूफिज्म के लोगों को जोड़ते हुए सम्मेलन कराएं, लोगों को जोड़े और ये आस्था का केंद्र है। यह लोगों को ईमानदार शिक्षा देते हैं कि नशे से बचें। शादाब शम्स ने कहा कि मैं खुद पिरान कलियर गया था, जहां पर मौला अली की और में शहादत का दिन था और वहां भी नशे की आदत की मुहिम को लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे और नशे से उत्तराखंड मुक्त हो पाएगा। के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो तमाम सूफीज़म के लोगों को जोड़ते हुए सम्मेलन कराएं, लोगों को जोड़ें और ये आस्था का केंद्र है। ये लोगों को ईमानदार शिक्षा देते हैं कि भाई नशे से बचिए। कल मैं रात भी पीरान कलियर में था, जहां मौला अली की यौम शहादत का दिन था और वहां भी हमने नशे के खिलाफ मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने प्रण लिया है। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो नशे से मुक्त हो पाएगा उत्तराखंड, कलियर शरीफ, हरिद्वार। तो इसलिए हम सब लोगों की कोशिश है कि इन जगहों से अच्छे संदेश जाते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सब मिलकर काम करेंगे और मुझे लगता है उस काम का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य शनिवार से शुरू हो गया। जीआईसी लोहाघाट में बनाए गए मूल्यांकन सेंटर प्रभारी प्रधानाचार्य श्याम दत्त चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन में चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर के 135 शिक्षकों की ड्यूटी लगी है। चौबे ने बताया आज पहले सत्र में शिक्षकों की ब्रीफिंग पर मूल्यांकन के बारे में जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज में आज से मूल्यांकन कार्य शुरू हो रहा है। तो इसमें लगभग हमारे 135 लगभग शिक्षकों की जो अंकेक्षक, पर्यवेक्षक और जो प्रधान परीक्षक के रूप में परीक्षकगण यहाँ पर आए हैं, उन सभी के द्वारा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का ये मूल्यांकन का कार्य किया जाना है और जिसमें तमाम हमारी व्यवस्थाओं में इस विद्यालय का पूरा स्टाफ लगा हुआ है और पूरे जनपद से हमारे यहाँ जो शिक्षक अन्य जनपदों से भी यहाँ पहुँचे हैं, उनके लिए हर संभव हमने कोशिश की है कि आवास से लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पूर्ण हो। और साथ ही एक बच्चे के साथ जो न्याय करने के लिए प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें कि बच्चे के द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल उन्हें अच्छे ढंग से मिल पाए और भी पॉजिटिव के रूप में हमारे यहाँ मूल्यांकन किया जाएगा। जो कि खबर कलियर के मोहम्मदपुर पारडा गांव से है, जहां कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने अपनी समस्या वरिष्ठ भाजपा नेता मनीष सैनी को फोन पर बताई, जिसके बाद उन्होंने एनएच के अधिकारियों और तहसीलदारों को मौके पर बुलाकर समस्या से अवगत करवाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लिखित में उच्च अधिकारी तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं कर सका। बता दें कि मोहम्मदपुर पांडा गाँव के ग्रामीणों ने सर्विस लाइन और अंडरपास निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जमीन की धरना प्रदर्शन पे चल रहा था क्योंकि इनकी भी जमीन गई है। इनकी एक डिमांड है कि जो हमारा एनएच बन रहा है उसके बराबर में सर्विस रोड बननी चाहिए। तो उसी के लिए आज यहाँ सारे हमारे सक्षम अधिकारी एनएच के भी और हमारे राजस्व की हमारे जो तहसीलदार महोदय हैं और बाकी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम लोगों का काम होना चाहिए। पहले हमारे लिए हमारे किसान है, हम बाद की बात है सारी है, हम लोग इनके साथ हैं बिल्कुल और सारे संतुष्ट। हमारा काम होगा 3 दिन का। इन्होंने हमें कहा कि 3 दिन के अंदर
सर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ये हाँ लिखित में प्रतिवेदन दिया गया है, उसका 3 दिन में मैं आपको बिल्कुल निश्चित, आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, 3 दिन के अंदर इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। भाजपा सरकार तो हमेशा हमारा काम है सबका साथ सबका विकास। हम लोग ऐसा थोड़ा ना, ये सारे हमारे भाई है, सब भाजपा ही है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? या किसानों की समस्या कहीं ना कहीं इधर किनारे पर हमारे किसानों की समस्या उन्होंने हमें 3 दिन के अंदर कहा भारत सरकार के पास वो लिख के भेजेंगे और उस पर हम लोग लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम सर्विस लेन बना के हटेंगे। मसूरी में देहरादून मार्ग पर लगातार पुरानी बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। इस ओर परिवहन विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा। वहीं इस मार्ग पर राजपुर के पास परिवहन निगम की बस ने एक बार फिर धोखा दे दिया, जहां यात्रियों को 2 घंटे तक दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और हम रोहतक से आए हैं और मंसूरी जा रहे थे। अभी 1.5-2 घंटे हो गए, बस खराब हुई है और हम यहाँ बैठे हैं रोड पे और इतना लेट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि बस आ रही अभी तक कोई बस नहीं आई और आगे भी हमारे को रूम नहीं मिलेगा। हम लेडीज लोग हैं, कहाँ रहेंगे रात को वहाँ पे। आप कितने लोग आए हैं? हम 11 लोग हैं। और मैं देहरादून से मसूरी जा रही थी, यहाँ 1-1.5 घंटे हो गए हम खड़े रहे हैं, जितनी धूप हो रही है, बच्चे साथ में। अब मसूरी जाएंगे, मसूरी से हमें बहुत आगे जाना है। कहाँ जाएंगे हम, कौन सा टाइम है, हमारी गाड़ी तो कब की छूट गई है। यहाँ ना तो कोई ड्राइवर है ना कोई कुछ है, सब भाग गए, हम रोड में बैठे हुए हैं 1-1.5 घंटे से। या तो हमारे पैसे ये वापस दे दें या तो फिर हमें टाइम से छोड़ देते। मैं अड्डे से चला था मसूरी के लिए और इसकी बेल्ट टूट गई, फाइन बेल्ट। आपको लगता नहीं कि मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहाँ नई बसों को चलाना चाहिए? अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी वाली बस है, उसकी बेल्ट टूट गई, फाइन बेल्ट। कुसुमखेड़ा स्थित अब्दुल्ला पेट्रोल पंप में युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ युवकों ने पहले गाली गलौज की। कर्मचारियों ने विरोध किया तो मारपीट पर उतर आए और लात घूंसे चलाने लग गए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चड्डा ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया। वहीं शहर के तमाम पेट्रोल पंप संचालकों ने घटना पर पुलिस कार्रवाई की मांग उठाई है। आगे वही भुवेश के उसमें आगे आए थे तो उन्होंने भुवेश से कहा कि तेल डाल दो, तो भीड़ लगी पड़ी थी तो उन्होंने कहा कि ढक्कन खोलो खुद। भुवेश ने कहा थोड़ा आगे करके देख लो, उसके बाद मैं अभी डालता हूँ, फ्री होता हूँ तो करूँगा। चोटें आई हैं आपको? मेरे चोटें यहाँ आई है, गुम चोटें आई हैं। मेरे तो मुंह पे ज़्यादा मारा उन्होंने, वहाँ कम से कम 10-15 दिखाई दे रहे थे। पता नहीं वो उस टाइम तो दिखाई भी नहीं दे रहा था हमें कि कौन क्या है। भुवेश से हुई उलझन, फिर मैं बीच में आ गया तो मुझे भी मारने लगे। सर हम अब्दुल्ला पेट्रोल पंप में काम करते हैं और मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे करीब आए वो बोलने लगे तेल कर दो। हमने कहा ठीक है, ढक्कन बोले लॉक खोल दो। मैंने कहा थोड़ा सा आगे ले लो, लॉक खोल दो। कह रहे हैं हमारा काम नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारा काम है, ये क्या कहते हैं, भरना है तो भरो, नहीं भरना तो जाओ। स्कूटी आगे लगा दी, फिर गाली बकने लग गए। अभी बताता हूँ तेरे को, ऐसा बोले। फिर सर थोड़ी 10-15 मिनट गाड़ी थोड़े साइड में लगाई और फिर उनके सर गाड़ियों से भी लड़के आने लग गए थे। कभी काली गाड़ी आ रही थी, कभी स्कूटी आ रही थी, करीब 10-15 लड़के आए इकट्ठे ही। और फिर उसके बाद आने के बाद वो सीधे मारने लग गए हमको। उनको भी हमारे संग में उनको भी मारा और सेल भी पूरी की पूरी बंद करा दी, डीजल भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं। और बोलने लगे अपने मालिक को बुलाओ, देखते हैं कौन है तुम्हारा मालिक, क्या है, क्या करेगा वो। और उसके बाद क्या कहते हैं, डीजल भी सब, पेट्रोल सब बंद करवा दिया उन्होंने। रमज़ान के दिन है, सोया हुआ था, सुबह देर से हम लोग आते हैं। हमारे पास फ़ोन आया स्टाफ का कि यहाँ से कुछ गुंडे लड़के तत्व आए हैं और यहाँ पर हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करी है। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। हमने पूछा भाई मामला क्या था, कि स्कूटी में ढक्कन लगाने का मामला था और उन्होंने उठा के कई लोगों को फ़ोन करके बुला लिया। उसमें एक गाड़ी वाला भी है, उसका गाड़ी नंबर भी हमने दे रखा है। और ये लड़कों को मारा, पीटा, लिटा के मारा, जो कि बिल्कुल गलत है। पौड़ी शहर में जल संस्थान के वाहन ने छात्रों की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक लड़की गहरी खाई में जा गिरी। वहीं बाकी छात्र इधर उधर जा गिरे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं छात्रों के परिजनों ने चालक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। मैं यहाँ पे ऐसे इधर ड्रोन से एक शॉट ले रहे थे, पीछे से गाड़ी आई और बहुत तेजी से आई। हम एकदम ऐसे चिपक गए, फिर भी हमें पूरा उड़ा दिया। मैं इधर दीवार पे उड़ा, ये भी इधर उड़ा और मेरी दोस्त जो है नीचे की तरफ चली गई है।
अधिकारी को पता है आपकी गाड़ी ले जा रही आपने? हाँ। क्या बोला अधिकारी ने? बोला था कि आप घूम लीजिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं साहब को छोड़ के अपने चला गया था वहाँ पे। कहाँ छोड़ा साहब को? मैं डीएम बंगले में। डीएम बंगले। तो ये हादसा कहाँ हुआ? ये टेका के आसपास। कौन कौन लोग थे आप लोग? 4 लोग थे मेरे दोस्त। अधिकारी को छोड़ने के लिए दोस्तों को भी ले जाया जाता है क्या? नहीं। हाँ, छोड़ने के बाद। तो आप परमानेंट इस गाड़ी को चलाते हो कि? नहीं। हाँ, ये मेरा दोस्त चलाता है परमानेंट। कल मैं गया था। टेकर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। ये लड़के श्रीनगर से आए थे टेकर रोड पे। ये जो है अपनी जो है फोटोग्राफी कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। जिसमें जो है कि ये गाड़ी आई, बोलेरो गाड़ी आई UK 12 TA 2232, जो कि हुटर बजाकर बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। इन बच्चों की वहाँ पे जो है कि सड़क के किनारे बाइक खड़ी थी, जिसने जो है जोरदार टक्कर बाइक को मारी, जिसकी बाइक के आगे 2 लड़के 1 लड़की खड़े थे, जिनको की गंभीर चोटें आई, जिसमें अमित शाह नेगी को इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वो सड़क से नीचे लगभग जो है 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसको जो है गंभीर चोटें आई हैं, जिसको कि जो है कि 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौड़ी में ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। देहरादून के त्यूनी क्षेत्र के अग्निकांड पर डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डीआईजी फायर सर्विस निवेदिता कुकीर्ति को इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दिए हैं और अभी तक जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद ही तथ्य सामने निकल कर आएंगे। उन्होंने कहा कि फायर कर्मियों की कोई कमी नजर नहीं आई, लेकिन कुछ संसाधन है जिनको बढ़ाया जाना है। हमने डीआईजी फायर सर्विस निवेदिता कुकीर्ति जी को जांच के लिए भेजा था। वो मौके पे गई भी थी, उन्होंने जांच कर भी ली है, अभी उनकी रिपोर्ट मुझे मिलना बाकी है। यद्यपि जो प्राथमिक रूप से ऐसा लगता है कि फायर कर्मियों की तो कोई कमी विशेष नजर नहीं आई है, कि संसाधनों में और बेटर किया जा सकता था। वो हम प्रयास करेंगे कि आगे भविष्य में जो रिमोट लोकेशन हैं उसमें भी संसाधनों की कमी न होने दी जाए। तो इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।